नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का आज का ये एक नए एपिसोड पे, जहां पे आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। मेनली जिसकी बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। और वही सेम आपका लाइव प्रोसेस का लेक्चर नंबर 8 होने वाला है, जो आज का डेट का आपका क्लास है, जहां पे आज हम सबसे पहले देखेंगे। तो ये आपका एनसीईआरटी का ट्रांसपोर्टेशन में जो शुरुआत होता है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग। एनसीईआरटी को सबसे पहले समझते हुए चलेंगे, उसके बाद एक्स्ट्रा हम लोग बाहर से भी आके देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है कि सबसे पहले हमको एक एक्टिविटी दे के रखा। क्या दे के रखा? और बहुत इंटरेस्टिंग होती है ये एक्टिविटी समझना कि विजिट हेल्थी हेल्थ सेंटर। आपको बगल में कोई अगर हेल्थ सेंटर है, हेल्थ सेंटर मतलब होता है कि समझ लीजिए आप हॉस्पिटल, है ना। हॉस्पिटल जाइए और वहां पे जाके देखिए क्या क्या चीज आपको नोट करना है, नोटिस करना है, इसको समझिए। Find what is the normal range of hemoglobin content in human being। आपको वहां पे देखना है कि इंसान का हीमोग्लोबिन का नॉर्मल रेंज कितना है। अगर हम किसी को भी अचानक पूछ देंगे तो आपका इंसान का, ह्यूमन का, मेल का, फीमेल का, बच्चा का कितना हीमोग्लोबिन होता है वो हमको जनरली नहीं पता होता, तो वही चीज आपको जाके नोट करना है, ठीक है। इज इट सेम फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट? क्या हीमोग्लोबिन बच्चे में और बूढ़े में क्या सेम होता है, बच्चे में, जवान में क्या सेम होता है? नहीं होता है। उसके बाद इज देयर एनी डिफरेंस इन द हीमोग्लोबिन लेवल फॉर मैन एंड वुमेन? क्या लड़का और लड़की में हीमोग्लोबिन का लेवल में कुछ डिफरेंस आपको मिल रहा है कि नहीं? ये आपको बगल में हेल्थ केयर सेंटर पे आपको जाके पता लगाना है, ठीक है। हम सब चलेंगे एक दिन और वहां पे क्या करेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए विजिट वेटरनरी क्लिनिक। फिर उसके बाद आपको वेटरनरी क्लिनिक में भी जाना है, मतलब बगल में कोई अगर एनिमल का, पशु का, एनिमल का अगर कोई हॉस्पिटल है तो आप वहां पे विजिट कीजिए और वहां पे विजिट करके देखिए कि व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेंट इन एन एनिमल लाइक द बफेलो और काउ। एक एनिमल का हीमोग्लोबिन का रेंज देखिए, वो बाफेलो मतलब भैंस हो सकता है या फिर काव हो सकता है, गाय हो सकता है, ठीक है। इज इज दिस कंटेंट डिफरेंट इन काव, मेल एंड फीमेल एनिमल? आप बताइए कि काव में भी मेल काव का हीमोग्लोबिन कितना होगा, फीमेल काव का हीमोग्लोबिन कितना होगा, काव का बछड़ा का हीमोग्लोबिन कितना होगा? इस चीज को आप पता कीजिए और कंपेयर द डिफरेंसेस सीन इन मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। अच्छा, कंपेयर द डिफरेंस सीन इन मेल एंड फीमेल। इंसान का मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में हीमोग्लोबिन का क्या डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, किसमें ज्यादा, मेल में ज्यादा, मतलब इंसान में ज्यादा कि एनिमल में ज्यादा? इसके बारे में भी आप पता करके हमको बताइए, ठीक है। what would the differences in any, if any, be explained? ठीक है। तो इन सारी चीजों के बारे में हमको समझना है। किसके बारे में समझना है? तो बोलेंगे एक्टिविटी 7 पॉइंट। इन सारे सवाल को जवाब हमको चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक, किसको नहीं दिख रहा? अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग हम उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है कि हीमोग्लोबिन, तो सबसे पहले बताइए हीमोग्लोबिन क्या है? तो बोलेंगे हीमोग्लोबिन जो होता है वो आयरन कंटेनिंग रेड पिगमेंट होता है, आयरन से बना हुआ। हीमोग्लोबिन के अंदर आपको आयरन मिलेगा और ये लाल कलर का दिखता है, रेड पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल, ठीक है। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, हिम एक प्रकार का प्रोटीन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल होता है जो कि रेड कलर का दिखता है और आरबीसी के अंदर दिखेगा। हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? आरबीसी के अंदर। हमारे खून में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स के अंदर में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? हीमोग्लोबिन that bind with oxygen and transport it throughout the body। ये हीमोग्लोबिन जाके किसके साथ जुड़ जाता है? किसके साथ जुड़ जाता है? ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब लेके जाता है थ्रू आउट द बॉडी, पूरे शरीर में, ठीक है।
हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसी के अंदर होता है और वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ के पूरे बॉडी में लेके जाता है। क्या इतनी बात याद रहेगा? बहुत आसान है कि नहीं? उसके बाद देखिए नॉर्मल रेंज, आपको तो पूछे थे ना क्वेश्चन कि नॉर्मल रेंज क्या होता है ह्यूमन का हीमोग्लोबिन का। तो यहाँ पे देखिए अगर आप एडल्ट मैन की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है जनरली हम लोग 14 से 12 से 18 बोल देते हैं। यहाँ पे एक डेटा है जो कि आपका 13 से लेकर के 17, मतलब ये ऑन एन एवरेज पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई 12 से लेकर के 18 बोल देंगे, 12 से 14 से लेकर के 16 18 ऐसा बोलते हैं, मतलब 13 ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो ये जो डेटा होता है वेरी करता है, ठीक है। एडल्ट ह्यूमन मतलब ये 14 भी हो सकता है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये जो है डेटा वेरी कर सकता है। देखिए क्योंकि ये डेटा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, ऑन एन एवरेज हम लोग मान लेते हैं। फीमेल की अगर बात करते हैं तो फीमेल में आपको 12 से लेकर के 15 जो होता है ग्राम पर डीएल, डेसीलीटर जो होता है इसका यूनिट होता है, इतना आपको देखने के लिए मिलेगा, इतना देखने मिलेगा। चिल्ड्रन में आपको जो देखने मिलेगा वो 11 से लेकर के 16 के बीच में देखने के लिए मिलेगा, मतलब 13 12। ज्यादा किस में देखने के लिए मिलेगा? एडल्ट ह्यूमन में। उससे कम आपका फीमेल में, और बच्चा में क्या देखने मिलेगा? उससे भी कम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है चाइल्ड और एडल्ट में? कुछ आपको दिख रहा है क्या? बहुत सारा क्वेश्चन था जहां पे एक दिख रहा, चिल्ड्रन जनरली हैव स्लाइटली लोअर हीमोग्लोबिन। आपका बताइए, आपको पूछेगा क्या बच्चों में कम था तो बोलेंगे हाँ। बच्चा और एडल्ट में देखेंगे तो किस में कम हीमोग्लोबिन दिखेगा? बच्चा में दिखेगा, ठीक है। एडल्ट के कंपैरिजन में चिल्ड्रन में आपका हीमोग्लोबिन का लेवल क्या दिखेगा? कम दिखेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैन वर्सेस वुमेन में देखेंगे तो किस में ज्यादा रहेगा, मैन में कि वुमेन में? हाँ, यस, मैन यूजुअली हैव द हायर हीमोग्लोबिन लेवल देन द वुमेन, ठीक है। रीजन फॉर डिफरेंस, अच्छा ऐसा डिफरेंस होने के पीछे क्या रीजन है? तो बोलेंगे मैन जो होता है, मैन के पास हीमोग्लोबिन ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू वुमेन, लेकिन इसीलिए मैन जल्दी थकता नहीं, मैन को पूरा बाहर जाके काम करके पैसा कमा के लाना होता है, तो काम ज्यादा करेगा, ज्यादा एनर्जी रहेगा तब तो। ज्यादा एनर्जी कब बनेगा? जब ज्यादा बॉडी में हीमोग्लोबिन रहेगा, ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा। देखिए हायर मैन में रहता है ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन मोर मसल्स मास हायर ऑक्सीजन डिमांड। देखिए मेल के टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट ज्यादा रहता है, ठीक है, और जिसके कारण वो टेस्टोस्टेरोन एक ऐसी हार्मोन होती है जो बॉडी का मसल्स, अगर बॉडी का ज्यादा मसल्स होगा तो वो ज्यादा काम करेगा। देखते हैं ना हट्टा कट्टा पलमन ग्रेट खाली जैसा होगा, उठा के सबको पटक देगा, है ना, मतलब एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, मसल ज्यादा है, इसका मतलब उसमें हीमोग्लोबिन का भी क्या अमाउंट होगा? ज्यादा, तभी तो ऑक्सीजन ज्यादा ट्रांसपोर्ट होगा, एनर्जी ज्यादा रहेगा तो जाके काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हायर मेल में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा रहता है जिसके कारण उसका मसल ज्यादा रहता है, जिसके कारण हायर ऑक्सीजन डिमांड होता है कि नहीं। उसके बाद देखिए लो की वुमेन की बात करेंगे, लोअर ड्यू टू मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हर मंथ जो ब्लीडिंग होता है ना, उसमें बॉडी से बहुत ज्यादा खून क्या होता है? निकल जाता है, जिसके कारण ऐसे ही ब्लड का लेवल क्या हो जाता है? फीमेल में घट जाता है, ठीक है। चिल्ड्रन ग्रोइंग बेबीज वेराइंग लेवल, ठीक है, ग्रोइंग बेबी जैसे जैसे बेबी ग्रो करते हैं उस समय उसका धीरे धीरे ब्लड का लेवल भी बढ़ेगा, ठीक है। वो ग्रोइंग बॉडी अभी ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, इसलिए कम है, फिर जैसे जैसे बड़ा होकर मेच्योर हो जाएगा तो फिर बढ़ जाएगा, है ना। वैसे ही अलग अलग लेवल का देखने के लिए मिलेगा बच्चे, ठीक है। इतना आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा ना? चलिए अगर हम आपसे बात करें तो ये एक्टिविटी क्या बोल रहा था, आपको समझ में आ गया? एक्टिविटी समझ में आ गया ना? We have seen in previous section that blood transports oxygen and blood material। आपको पता है ना कि ऑक्सीजन का क्या काम होता है? सॉरी, ब्लड का जिंदगी में एक ही काम करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता। हम लोग जो खाते हैं, पानी पीते हैं, भोजन खाते हैं, सारा कुछ पचने के बाद कहाँ मिक्स हो जाता है? ऑक्सीजन, जब लंग्स के थ्रू ऑक्सीजन लेते वो भी जाके कहाँ पे मिक्स हो जाता है? ब्लड में। एंड वेस्ट मटेरियल, कचरा चीज, है ना, वो भी जाके कहाँ पे मिक्स हो जाता है? ब्लड में।
ठीक है, इन आवर बॉडीज, हमारे बॉडी में, और सारा चीज जाके ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड उसको लेके पूरे बॉडी में दौड़ता है कि नहीं। देखिए इन क्लास 9 में हम लोग पढ़े, वी लर्न अबाउट द ब्लड बीइंग ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सबसे बड़ी बात जो याद रखना, ब्लड किस प्रकार का टिश्यू है, तो क्लास 9 में हमने पढ़े हैं फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब पानी जैसा, लिक्विड जो बहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड मीडियम कॉल्ड द प्लाज्मा। ब्लड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा, और वही प्लाज्मा होगा जिसके अंदर सारे के सेल आपका सस्पेंडेड रहेंगे, मतलब तैरते रहेंगे। सस्पेंडेड रहेंगे मतलब तैरते रहेंगे। प्लाज्मा क्या करेगा, तो बोलेगा फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वाटर इन डिजॉल्व फॉर्म। प्लाज्मा का क्या काम होगा, तो बोलेंगे ब्लड का प्लाज्मा जो होता है फूड को कैरी करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करेगा और नाइट्रोजनस वेस्ट को कैरी करेगा डिजॉल्व फॉर्म में। प्लाज्मा किसको किसको कैरी करेगा भाई बताइए तो। हाँ देखिए, और एक चीज आप लोग के यहाँ पे देखिए, ये तो हुआ था ना, अभी बात कर रहे हैं सारा चीज यूरिया हो गया। देखिए आपका, और उसी एक्टिविटी में ये भी दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, एनिमल के बारे में। तो एनिमल में क्या देखेंगे आप ने कि काव या बाफेलो में देखेंगे तो जो एडल्ट काव या बाफेलो होता है उसमें 8 से लेकर के 15 ग्राम पर डेसीलीटर का आपका क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक है, बछड़ा में, काफ में क्या रहता है, उससे स्लाइटली कम। मेल और फीमेल में देखेंगे तो मेल यूजुअली स्लाइटली हायर। काव या एनिमल में भी जो मेल होते हैं उसमें आपका हल्का सा ज्यादा ही हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इंसान के साथ कंपैरिजन करेंगे तो पैटर्न इन मेल में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा फीमेल से, एडल्ट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा यंग वन से। ठीक है, मतलब बच्चा से इंसान में भी सेम, इंसान में भी और काऊ में भी सेम चीज देखने के लिए मिलता है, फीमेल से मेल में ज्यादा और यंग से एडल्ट में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रीजन क्या होता है कि ऑक्सीजन डिमांड, हार्मोन एंड बॉडी साइज डिफरेंसेस, ब्लड देखिए ऑक्सीजन का अलग अलग एनिमल भी अलग अलग ऑक्सीजन का डिमांड होता है, हार्मोन, और ये बॉडी साइज पे भी डिफरेंस करता है किसके पास कितना हार्मोन रहेगा। हम लोग का मेल में ज्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है, मसल्स बनता है, काम ज्यादा करेगा जिसके कारण आपका ज्यादा रहेगा क्या, तो बोलेंगे आपका ब्लड यानी हीमोग्लोबिन ज्यादा रहेगा। चलिए अगर हम ब्लड का डेफिनेशन की बात करेंगे क्या बोलेंगे, देखिए ब्लड की बात करेंगे तो ब्लड क्या है बोलिए, तो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कोई दिक्कत है क्या, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट ट्रांसपोर्ट करेगा सब्सटेंस लाइक फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट। फूड, ऑक्सीजन, इधर देखो, फूड, फूड का मतलब जो खाते हैं उसको, ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं उसको, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट सबको ब्लड लेके पूरे शरीर में क्या करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। ठीक है, देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड में अगर देखेंगे तो ब्लड में आपको 3 चीज दिखेगा। पहला नंबर पे आपको ब्लड का प्लाज्मा दिखेगा, क्या दिखेगा, ब्लड प्लाज्मा दिखेगा। फिर उसके बाद रेड ब्लड सेल्स दिखने मिलेंगे, आपको व्हाइट ब्लड सेल्स दिखने मिलेंगे, और क्या देखने मिलेंगे, प्लेटलेट्स देखने मिलेंगे। क्या देखने मिलेंगे, प्लेटलेट्स। क्या इतनी बात याद रहेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए आपको अगर हम बात करते हैं ब्लड का कंपोनेंट, हम बोलेंगे बताइए तो ब्लड में क्या क्या देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे सबसे पहले आप बोलेंगे ब्लड में ब्लड प्लाज्मा देखने के लिए मिलेगा। ब्लड में क्या देखने के लिए मिलेगा बोलिए तो ब्लड में आपको देखने मिलेगा प्लाज्मा देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा। क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा देखने मिलेगा, हाँ प्लाज्मा। उसके बाद रेड ब्लड सेल्स देखने मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने मिलेगा। व्हाइट ब्लड सेल्स देखने मिलेगा, और क्या देखने के लिए मिलेगा, प्लेटलेट्स देखने मिलेगा। क्या इतनी बात याद रहेगा। ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड में क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा देखने मिलेगा, आरबीसी देखने मिलेगा, डब्ल्यूबीसी देखने मिलेगा, और प्लेटलेट्स देखने मिलेगा। क्या इतनी बात याद रहेगा, जोर से बोलिए, ब्लड में क्या देखने मिलेगा, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लाज्मा जो होता है लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड, ब्लड का किस
प्रकार का पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है। इसकी अगर हम बात करेंगे तो प्लाज्मा जो होता है ना वो स्ट्रो कलर का दिखता है। कैसा दिखता है? स्ट्रो कलर्ड फ्लूइड दिखता है। इसका मतलब पुआली देखे, पुआली नहीं देखे, पुआर नहीं देखे, मतलब जिससे धान का जो पेड़ होता है सूख जाता है तो उसको पुआली बोलते हैं, ठीक है ना। उसका जो कलर होता है कैसा होता है तो बोलेंगे उसका कलर स्ट्रो कलर होता है, उसी तरह का फ्लूइड होता है, ठीक है। और वही पानी के ऊपर बाकी सारा एलिमेंट तैरते रहता है ना। देखिए क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा, बोलिए तो फूड को, किसको ट्रांसपोर्ट करके ले गया जाएगा? फूड। फूड मतलब हम लोग जो कुछ भी खाते हैं, ग्लूकोज बोल मतलब कार्बोहाइड्रेट सीधे ग्लूकोज में बदल जाएगा, और फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन एमिनो एसिड में बदल जाएगा, और पचने के बाद सारा ब्लड में चला जाता है। और ब्लड में कौन लेता है बोलिए तो? ब्लड में लेता है आरबीसी, हाँ प्लाज्मा, ब्लड में वो प्लाज्मा इन सारे चीजों को लेके जाता है। किसको? फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजन वेस्ट। फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वेस्ट को लेके पूरे बॉडी में जाता है। क्या इतनी बात याद रहेगा सबका? रहेगा कि नहीं रहेगा? जल्दी से बोलिए। वेरी गुड। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि उसके बाद आता है रेड ब्लड सेल्स। क्या आता है बोलिए? रेड ब्लड सेल्स। अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल्स में आपको क्या देखने मिलेगा? अच्छा यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए ये तो लेके जाता है नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब वो होता है जो कि यूरिन हो गया। यूरिन क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। यूरिन ब्लड में मिक्स रहता है, उसके बाद किडनी उस ब्लड से छान के यूरिन को अलग करता है और टॉयलेट के थ्रू बाहर निकाल देता है कि नहीं? तो उसको भी लेके जाता। हमने पता ना क्या बोले थे, अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड प्लाज्मा के साथ डिजोल्व फॉर्म में आता है ना। उसके बाद प्लाज्मा का और एक काम होता है कि वो सॉल्ट को भी लेके जाता है। किसको लेके जाता है? सॉल्ट को, ठीक है। रेड ब्लड सेल की अगर बात करते हैं तो रेड ब्लड सेल में आपको हीमोग्लोबिन देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का क्या काम होता है बताइए? ऑक्सीजन को लेके पूरे बॉडी में जाता है, और एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग रेड कलर का पिगमेंट होता है जो आरबीसी के अंदर रहता है, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल होता है, इसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन देखने मिलेगा, और ये क्या करके लेके जाएगा? कैरी करके ऑक्सीजन। यानी एक हीमोग्लोबिन आपका कितने ऑक्सीजन को लेके जाएगा? 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पकड़ेगा और पूरे बॉडी में लेके जाएगा, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल जो होता है ना वो उसका जिंदगी में एक ही काम होता है, फाइट इन्फेक्शन, मतलब हम लोग को सेव अस फ्रॉम डिजीज, हम लोग को बीमारी से बचाता है। हम लोग को बीमारी से बचाने का काम किसका है? व्हाइट ब्लड सेल्स का, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल्स का भी आगे प्रकार होते हैं जो हमको अभी नहीं पढ़ाना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। देखिए व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी का अगर बात करें तो वो बीमारी से बचाता है। और एक है प्लेटलेट्स, इसके जिंदगी में क्या होता है ना तो हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। किसमें काम करता है? ब्लड क्लॉटिंग। कभी देखते हैं किसी का अगर थोड़ा सा चोट लग गया तो यहाँ पे खून बहने लगता है, तो क्या जिंदगी भर खून बहते रहेगा? नहीं, कुछ देर बाद ऑटोमेटिक खून बहना क्या हो जाएगा? बंद नहीं होता है। यहाँ पे चोट लगता है, देखते हैं ना माथा फोड़ लेते हैं, कभी खेलते खेलते ऐसे कर दो, थोड़ा देर क्या हो खून, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा चोट लगा है, अल्लाह अल्लाह, थोड़ा सा टांड डिंगला लो। क्या होता है? टांड डिंगला, समझ गए? हाँ क्या होता है टांड डिंगला बोलो तो? हाँ एक्चुअली जब बचपन में होते थे ना, जब बकरी चराने के लिए जाया करते थे तो वहां पे चोट लग जाता था। होता क्या है ना कि एगो छोटा सा पौधा टाइप का रहता है, ठीक है, ये येलो कलर का फूल होता है, उसको लो हाथ में पूछो ऐसा करके, और उसके बाद देखिए हाँ क्या हो गया, ओरिजिनल दवा, मेडिसिन। आप घर में बताने का भी जरूरत नहीं है, टेबलेट पेबलेट कुछ जरूरत नहीं है, एकदम ओरिजिनल दवा हो गया। चलो आप ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। बचपन में कितना लगा है किसी का, साइकिल चलाते चलाते लगा है कि नहीं, खून बहा कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए अगर साइकिल चलाते चलाते किसी का चोट ही नहीं लगा तो उन्होंने क्या साइकिल चलाया है कि नहीं? हाँ
वो तो बैलेंस हुआ ना। अब देखिए, जिंदगी में एक चीज याद रखिएगा, जब तक साइकिल चलाते हुए आप गिर के चोट लगेगा और खून नहीं बहेगा और उस खून से साइकिल का पूजा नहीं होगा तो नहीं चलाने सीखेंगे। ठीक है, ये जिंदगी का हम लोग का एक वसूल था। आप लोग तो छोटा साइकिल से सीखते हैं, हम लोग सीधे इतना बड़ा स्किल साइकिल से सीखते थे। पापा वाला बड़ा वाला फेरे में पार करके पैर, है कि नहीं? है ना? तो देखिए, तो इतना जो खून बहता था, तो खून बहता था, तो बताइए खून बहने को कौन रोकेगा? प्लेटलेट्स। ठीक है, कितनों भी चोट लगता तो हम लोग डरते थोड़ी थे, कुछ देर बहेगा फिर अपने ठीक होगा, है कि नहीं? हाँ, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। उसके बाद देखिए, आइए हार्ट जो बार बार टूटता है उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने एनसीईआरटी को देखते हैं इतना दूर में क्या कहा। देखिए, हमको पता था इतना दूर जब आप लोगों ने पढ़े थे तो यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिला था कि ब्लड एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसमें आपको प्लाज्मा देखने मिलता है और उसमें आपका सारे के सारे सेल तैरते रहते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। ब्लड प्लाज्मा में फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को और नाइट्रोजनस वेस्ट को डिजोल्व फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन इज कैरिड बाय रेड ब्लड कर्पसेल्स। देखिए, रेड ब्लड कर्पसेल्स बोलिए या रेड ब्लड सेल्स बोलिए, बात क्या है? बराबर है। आरबीसी का मतलब कर्पसेल्स या सेल्स दोनों बोल सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन को कौन कैरी करके लेके जाता है? रेड ब्लड कर्पसेल्स यानी रेड आरबीसी के। आरबीसी के अंदर क्या होता है? तो बोलेंगे हीमोग्लोबिन, और यही हीमोग्लोबिन आपका ऑक्सीजन को पकड़ के लेके जाता है। ठीक है, मेनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। इसके अलावा सॉल्ट को भी ब्लड क्या करके लेके जाता है? ट्रांसपोर्ट करके लेके जाता है। वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू push the blood around the body. Network of tube reaches all the tissue and the system in place to ensure that the network can be repaired if damaged. Repaired can, हाँ देखिए, आपको पता है कि हम लोग को इसीलिए ब्लड को पूरे शरीर में लेके जाना है, बहाना है, क्योंकि हमको पूरे शरीर का हर एक सेल में ऑक्सीजन चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, कचरा चीज बन रहा है उसको बाहर निकालना है। तो ये काम अगर ब्लड कर रहा है तो ब्लड को तो पूरे बॉडी में ले जाना आना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बकायदा ले आ जाने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा। आप लोग कौन कौन बाड़ी पटाए हैं? बाड़ी पटाए हैं मतलब समझ रहे ना? हाँ, बाड़ी पटाए हैं मतलब आलू पप्पा जी लगा दिए खेत में, एगो पंप लगा दिए, मोटर लगा दिए, ठीक है, मशीन ऑन कर दिए, कुआं का पानी सीधे उठ के कहाँ पे जाएगा? खेत में, और हम लोग जाके एकदम दिन भर पटा रहे हैं। ठीक है, तो बकायदा पानी किधरों जाता है कि वहां तक जाने के लिए एक बकायदा पाइप लगा हुआ रहता है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा हुआ रहता है कि नहीं? पानी किधरों थोड़ी जाएगा भाई, हम जिधर चाहेंगे पानी उधर ही ना जाएगा। बकायदा पाइप से पहले इस खेत में लेके जाएंगे, फिर उस खेत में लेके जाएंगे, फिर इस खेत में लेके जाएंगे, है कि नहीं? मेरे हिसाब से पानी ट्रांसपोर्ट होता है कि नहीं? पानी एक जगह से निकल रहा है और दूसरा जगह पे जाके काम हो रहा है कि नहीं? हमारे कभी कभी आप लोग ऐसा सुने हैं कि कभी कभी जब आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आप बहुत दूर कहाँ पे है उसका दुकान वो भी नहीं पता, रात में सोए टींटो दबाए, ऑनलाइन हो गया, घोड़ा बेच के सो गए। 2 दिन बाद आपके पास को कॉल आता, हेलो कौन? हाँ, आपका पार्सल है। हाँ तो ठीक है, कहाँ है? बीके क्लास इसके बाहर में खड़ा है, आ जाइए। हम लोग तुरंत बाहर चले गए, ओ दे दीजिए भाई, पार्सल है ना। तो देखिए, हमने देखे कहाँ से कहाँ आया, बाकायदा उसका एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लगा हुआ है। उसको पहले दुकान वाला पैक किया, उसमें लेबलिंग किया कहाँ जाएगा, फिर उसको कुरियर वाला को दिया, उसको गाड़ी में लादा, फिर ट्रेन में लादा, मेरे नजदीक का स्टेशन में रखा, फिर से नियरेस्ट हब में रखा, फिर उसको बाइक में चढ़ाया, फिर ट्रांसपोर्ट करके मेरे यहाँ पे ला के दे दिया। यानी बाकायदा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ, तभी तो मेरे पास आया, कहीं और थोड़ी ना चले गया, है ना? तो उसी तरह होता है ना कि हमारे बॉडी में भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। क्या लगा हुआ? ताकि हर एक सेल तक बाकायदा फूड, ऑक्सीजन पहुंच पाए, न्यूट्रिएंट पहुंच पाए, और वहां से वेस्ट मटेरियल को निकाल के बाहर ले जाया जाए, है कि नहीं? तो इसीलिए एक पंपिंग ऑर्गन का जरूरत होता है जो पूरे बॉडी में ब्लड को पुश करके पहुंचा दे। ठीक है,
ब्लड को तो पूरे बॉडी में भेजना होगा ना, उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा, पंपिंग मशीन, मोटर देखते हैं ना वैसा ही। और उसके बाद हर एक सेल तक ले जाने के लिए बाकायदा छोटे छोटे ट्यूब लगा होगा, क्या लगा हुआ, जिसको हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ताकि हर एक सेल तक पहुंच पाए ब्लड, और आपका कहीं पे रिपेयर होता है तो उसको भी क्या किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। और हम लोग का जो पंपिंग ऑर्गेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस हार्ट को समझने के लिए हमको थोड़ा पहले आगे समझ ही लेते हैं, एक हार्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन अबाउट द साइज ऑफ फिस्ट दैट सर्कुलेट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। हमारे जो हार्ट होते हैं एक मुट्ठी भर का आते हैं, ये दिख रहा जितना बड़ा फिस्ट, यूं यूं इतना बड़ा सबका हाथ है, सबको अपना हाथ मुट्ठी बंद दिया, और देखिए जितना बड़ा आपका मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा आपका हाथ होगा। सर इतना बड़ा हाथ टूटता कैसे है इतना जल्दी, तो वो सब बेवकूफी वाला बात है, नहीं टूटता है, ठीक है। तो हार्ट इतना बड़ा है। हाँ कभी कभी ना बच्चा का हार्ट में छेद हो जाता है, छेद रहता है बचपन से, उसको सर्जरी करवा के फिर ठीक करना पड़ता है, टूटता नहीं है। ये कहावत सब लफुआ वाला कहावत है ना। टूटेगा तो भाई क्या सिलना पड़ेगा क्या, नहीं, हाथ टूटेगा तो फिर पंप कैसे करेगा, दिक्कत है। और अलग अलग आदमी अलग अलग तरह का हार्ट बनाता है, लेकिन हमारा तो हार्ट बनाने का तरीका ये अलग है। आइए हम लोग सब मिलके क्या करेंगे, एक हार्ट बनाएंगे, और उस हमारे हार्ट में, ह्यूमन हार्ट जो होता है कितने चेम्बर का हार्ट होता है, 4 चेम्बर का हार्ट होता है। कितने चेम्बर का होता है, ऑरिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, फंक्शन ऑफ द चेम्बर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक हार्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अपने इन सुंदर सुंदर हाथों में आप सब भी मेरे साथ साथ पेन और कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ साथ बनाना शुरू कर दीजिए। हार्ट बनाएंगे, ठीक है। सर हमको तो तुरंत हार्ट बनाने आता है, ऐसा हार्ट नहीं बनाएंगे, ये वाला हमारे लिए किसी काम का नहीं है, हमारे लिए ये हार्ट काम का है, ये हार्ट काम का है। ये देखिए ये हमारे लिए हार्ट बन गया भाई। ये कौन सी हार्ट है, मेरा, ये मेरा हार्ट है। ये किसका हार्ट है, हम सबका हार्ट है, स्क्वायर का 4 चेम्बर का हार्ट होगा भाई। ये देखिए ये मेरा हार्ट हो गया। ये किसका हार्ट है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बताइए, एकदम दिख रहा है। ये देखिए ये मेरा हार्ट हो गया, कितने चेम्बर का हार्ट हो गया, 4 चेम्बर का। हमारे हार्ट कितने चेम्बर के होते हैं, 4 चेम्बर के होते हैं। ऊपर वाला को ओरिकल या फिर एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, ओरिकल, AURICKCL, ओरिकल या फिर एट्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एट्रियम। ये लेफ्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया। ये कौन सी साइड हो गया, लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा, राइट। राइट एट्रियम बोलिए या फिर एटीआरआईएम, राइट एट्रियम बोलिए, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिकल। दिख रहा ना, तो ये लेफ्ट ओरिकल, इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं, लेफ्ट ओरिकल। और ये क्या हो जाएगा, राइट ओरिकल। किसी को कोई दिक्कत है क्या, अगर यहाँ पे देखे तो इसको हमको यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, हम इसको नीचे लिख देते हैं। ये एट्रियम या फिर ओरिकल बोलते हैं, ठीक है। एक तरफ से देखिए ये सारा, ये कैसे हुआ, ये देखिए हम ऐसे खड़े हैं, ये वाला मेरा वो हाथ है जिसमें हम खाना नहीं खाते हैं। जिसमें खाना नहीं खाते हैं इसका मतलब वो वाला बायां हाथ हो गया, और जिसमें खाना खाते हैं वो वाला क्या हो गया, दायां हाथ। तो मेरा ये वाला साइड राइट साइड और ये वाला साइड लेफ्ट साइड। इधर का ऑरिकल को राइट ऑरिकल और इधर का ऑरिकल को क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल। तो इधर का ऑरिकल को क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, और इधर का ऑरिकल को क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल बोलेंगे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे ये तो लेफ्ट ही रहेगा, ये राइट ही रहेगा। इन दोनों को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट साइड में है इसीलिए इसको लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये राइट साइड में है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, ये देखिए नीचे तरफ लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर राइट वेंट्रिकल। ठीक है, हम आपसे बोलेंगे बताइए हमारे हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? क्या क्या? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और क्या, इतनी बात याद रहेगा? बड़ी आसान है। उसके बाद देखिए, हाँ देखिए ह्यूमन हार्ट इज 4 चेंबर, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। फंक्शन ऑफ द चेंबर, राइट एट्रियम रिसीव द डीऑक्सीजनेटेड फ्लैम ब्रोंक। चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या करेंगे, ये हम लोग का लंग्स है, ये हम लोग का क्या है बोलिए तो, लंग्स है। किसी को कोई दिक्कत है? और लंग्स का जिंदगी में एक ही काम होता है कि लंग्स का जिंदगी में क्या काम होता है बताइए? ये लंग्स है भाई, क्या है? लंग्स। ये क्या है? लंग्स में क्या चीज अंदर आता है बोलिए? हाँ, क्या चीज अंदर आता है? हाँ, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं, लंग्स से CO2 बाहर जाता है। क्या बाहर जाता है? और अंदर आता है क्या? O2 आता है। कोई दिक्कत? जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स में घुस गया, लंग्स से सीधे ऑक्सीजन ब्लड में चल जाता है। कहाँ पे चल जाता है? ब्लड में चल जाता है। और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेके कहाँ पे चला जाएगा बताइए तो? सबसे पहले वो लंग्स से लेगा और लेफ्ट ओरिकल में जाएगा। कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट ओरिकल में जाएगा। किसी को कोई दुख हुआ? नहीं हुआ। वेरी गुड। मतलब पहली बार ऑक्सीजन, ये कौन सी ऑक्सीजन? सिर्फ ऑक्सीजन आएगा, ठीक है ना? ये ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। जो लेफ्ट लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इस यहाँ पे जो ब्लड जाएगा ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जाता है। जो ब्लड ऑक्सीजन सिर्फ रहेगा उसको हम लोग को ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। यानी इस ब्लड में आपका ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, ये होगा ऑक्सीजन रिच ब्लड। क्या? ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, ठीक है। मतलब जब ऑक्सीजन लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाँ आके सीधे लंग्स से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो कहाँ पे एंटर करता है बताइए तो? लेफ्ट ऑरिकल पे। कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। और लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आएगा, उसके बाद इसको हमने ये कर दे रहे, ये छेद हो गया, ये देखो छेद हो गया है ना। हाँ, उसके बाद लेफ्ट ओरिकल से वो किधर जाएंगे तो बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएंगे। कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन वाला ब्लड, कौन वाला ब्लड? ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग्स से कहाँ आया? लेफ्ट ओरिकल। लेफ्ट ओरिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा। कौन सी ब्लड निकलेगा? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। जब ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो वो पूरे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? पूरे बॉडी में चला जाएगा, होल बॉडी में चला जाएगा। क्या चला जाएगा तो बोलेंगे ऑक्सीजन वाला ब्लड। कहाँ पे चला जाएगा? पूरे बॉडी में चला गया। कहाँ पे चला गया? पूरे बॉडी में। और आपको पता है ना कि पूरे बॉडी में जाने के बाद, ये पूरे बॉडी में जब ऑक्सीजन आपका जाएगा, इसके अंदर कौन सी ब्लड रहेगा तो बोलेंगे ये देखिए, इसके अंदर आपका ऑक्सीजन वाला ब्लड है। कौन सी ब्लड है?
ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी में चला जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा। किसके साथ रिएक्शन करेगा? ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, और जिसके दौरान जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में C6H12O6 के साथ किसका रिएक्शन होता है? O2 का रिएक्शन होता है, और क्या बनता है? CO2 प्लस H2O प्लस, साथ में क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। अब ब्लड में सिर्फ एंड सिर्फ आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ही देखने मिलेगा। यानी यहाँ पे जैसे ही बॉडी में, यहाँ पे तो आ गया ऑक्सीजन, क्या हो गया? ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे लिख देते हैं, ये देखिए, ये ऑक्सीजन जैसे आ जाएगा, पूरी बॉडी में रेस्पिरेशन होने के बाद जो पूरे बॉडी से निकलेगा ब्लड, वो कौन से ब्लड निकलेगा? हाँ, पूरी बॉडी में आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। और जब ब्लड लेके निकलेगा तो CO2 वाला ब्लड लेके निकलेगा और जाएगा कहाँ पे? राइट ऑरिकल पे। कहाँ पे जाएगा? राइट ऑरिकल पे। कहाँ पे जाएगा? बढ़िया, सबको मेरे साथ साथ बनाइए ये डायग्राम, सबको मेरे। क्या हो गया? चलिए, ये क्या है कि पूरी बॉडी से निकल के जाएगा, कौन से ब्लड है? तो बोलेंगे CO2 वाला ब्लड। कौन से ब्लड जाएगा? ये है CO2। ये CO2 वाला ब्लड पूरे बॉडी से आके कहाँ पे चला जाता है? तो बोलेंगे राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से वो ब्लड आपका चला जाएगा राइट वेंट्रिकल पे। कहाँ पे चला जाएगा? हाँ, ये राइट ऑरिकल से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल पे। कहाँ पे चला जाएगा? और राइट वेंट्रिकल से जैसे ही ब्लड निकलेगा, राइट निकलेगा, ये ब्लड यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके, किसको लेके? कार्बन डाइऑक्साइड लेके निकलेगा और सीधे चला जाएगा लंग्स में। कहाँ पे चला जाएगा? लंग्स में चला गया। ठीक है, इधर से जो निकलेगा CO2 वाला ब्लड, कौन सा ब्लड होगा? हाँ, इधर से जो जाएगा वो कौन सी ब्लड होगा? तो बोलेंगे CO2 वाला ब्लड। कौन सी ब्लड? CO2 वाला ब्लड। और सीधे जाके क्या हो जाएगा? तो बाहर निकल जाएगा। फिर से जो ब्लड CO2 बाहर में छोड़ देगा, वो लंग्स में जाके ऑक्सीजन को पकड़ लेगा। फिर अगला बार वो ऑक्सीजन लेके लेफ्ट ऑरिकल में आएगा, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में जाएगा, और पूरे बॉडी में रेस्पिरेशन होगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। फिर पूरा बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फिर से कहाँ पे जाएगा? राइट ऑरिकल में जाएगा, और राइट ऑरिकल से वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे चले जाएंगे? लंग्स। मतलब देखिए, जो ब्लड आपका लंग्स से निकल के फिर से लंग्स में जाने तक कितने बार हार्ट में घुस रहे हैं? इधर से आके एक बार घुसा, फिर इधर से आके एक बार घुसा। कितनी बार घुसा? हाँ, 2 बार घुस रहा ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। ठीक है, ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? और इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। यानी देखिए, यहाँ पे अगर हार्ट की बात करते हैं तो वही चीज आपका लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले देखिए, राइट एट्रियम रिसीव करता है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट एट्रियम क्या रिसीव करता है? राइट एट्रियम डीऑक्सीजनेटेड। देखिए, डीऑक्सीजनेटेड मतलब CO2 रिच ब्लड। CO2 रिच ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ठीक है, देखिए, राइट एट्रियम ये है, पूरे बॉडी से कौन सी ब्लड रिसीव कर रहे हैं बताइए तो? CO2 वाला रिच। और इसी CO2 वाला रिच ब्लड को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? CO2 रिच वाला ब्लड जो होता है उसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलिए सबसे पहला स्टेटमेंट जो यहाँ पे आपका लिख के दिया है कि राइट एट्रियम क्या काम करता है? रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। देखिए यहाँ पे है राइट एट्रियम क्या रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी बॉडी। बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव किया कि नहीं? उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका होगा कि राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप इट टू द लंग्स। राइट वेंट्रिकल ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला गया। जब राइट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड कहाँ पे चले जाएगा? लंग्स में। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को भेजेगा कि ऑक्सीजन वाला ब्लड को भेजेगा? और उसको बाहर निकाल देगा और उधर से कौन सी ब्लड लेगा? ऑक्सीजन वाला। ठीक है, ठीक। देखिए उसके बाद लेफ्ट ऑरिकल क्या काम करता है भाई? तो लेफ्ट ऑरिकल आपका रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 रिच ब्लड है ना। राइट लेफ्ट और एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम देखिए लेफ्ट एट्रियम है ना, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से ले रहा है? लंग्स से ले रहा है कि नहीं? वही चीज ना लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लेफ्ट एट्रियम रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। देखिए हाँ, लेफ्ट ऑरिकल क्या करता है? तो बोलेंगे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल क्या काम करता है? तो बोलते हैं पंप इट टू द होल बॉडी। पंप इट का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। देखिए ये क्या करेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में पंप कर देगा। क्या कर देगा? पंप कर देगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? आसान है ना, बड़ी आसान है। उसके बाद देखिए ब्लड फ्लो को कंट्रोल कौन करता है? तो बोलेंगे वाल्व इन दी ब्लड। कौन? वाल्व इन दी ब्लड मतलब हार्ट। हार्ट में आपका वाल्व होते हैं जो आपका बैक फ्लो को कंट्रोल करता है। वाल्व का जिंदगी में एक ही काम होता है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो, एंश्योर द यूनिडायरेक्शनल। इस वर्ड का मतलब है कि जब एक बार एरिकल में ब्लड अगर घुस गया तो वो जा पाए, आगे ही आगे बढ़ाएंगे कदम, है ना। इसका मतलब हमेशा लेफ्ट ऑरिकल से कभी इस पाइप में नहीं जाएंगे, बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ पे आपका वाल्व लगा हुआ होता है, यहाँ पे आपका वाल्व लगा होता है। तो इन सारे वाल्व का नाम देखिए। तो बोलेंगे बैक फ्लो। देखिए बैक फ्लो को रोकता है। बैक फ्लो देखिए बॉडी से लेकर के राइट एट्रियम से, अच्छा ब्लड फ्लो का पैथ आपको बता रहे कहां से कहां ब्लड फ्लो जा रहा। तो पूरे बॉडी से ब्लड कहां जा रहा? बोलिए पूरे बॉडी से राइट एट्रियम। देखिए पूरे बॉडी से कहां जा रहा? पूरे बॉडी से राइट एट्रियम, है कि नहीं। पूरे बॉडी से कहां गया? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से कहां जा रहा? हाँ, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? बोलिए राइट वेंट्रिकल से लंग्स में चला जाता है। देखिए राइट वेंट्रिकल से कहां पे चला गया? लंग्स। और लंग्स से कहां चला गया? बोलिए लंग्स से लेफ्ट एट्रियम। देखिए लंग्स से कहां चला गया? लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से कहां चला जाएगा? बोलिए लेफ्ट एट्रियम से आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। देखिए लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। और उसके बाद कहां जा रहा है? बोलिए तो हाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे बॉडी में चला गया। वहां पे आपका रेस्पिरेशन होगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद देखिए ध्यान से सुनिए यार, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, ज्यादा नहीं। और इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन वर्ड का मतलब क्या होता है
कि जो डबल सर्कुलेशन होता है इज द प्रोसेस वेयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट साइकिल। जब एक बार कंप्लीट साइकिल में जब लंग्स से ब्लड निकलता है फिर से लंग्स में जाने के दौरान हार्ट में ब्लड कितने बार घुसता है? 2 बार घुसता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, डबल सर्कुलेशन जो होता है एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, दूसरा होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है तो बोलेंगे हार्ट लंग्स फिर हार्ट। देखिए हार्ट हार्ट फिर से लंग्स फिर से हार्ट, हार्ट लंग्स हार्ट, इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और जब हार्ट बॉडी फिर हार्ट, हार्ट से जाएगा बॉडी, फिर बॉडी से कहां जाएगा? हार्ट, फिर हार्ट से जाएगा बॉडी, बॉडी से हार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोलते हैं। देखिए सिस्टेमिक सर्कुलेशन हार्ट से बॉडी और बॉडी से हार्ट जाएगा। क्या इतनी, अगर हम इसको आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको जो कुछ एनसीईआरटी का लाइन हमको दिखानी थी, देखिए आइए सबसे पहले हम लोग लाइन में बात कर रहे थे। एनसीईआरटी का क्या लाइन बोल रहा है कि देखिए आवर pump the heart. The heart is a muscular organ which is as big as our fist because देखिए हम लोग का जो हार्ट होता है जितना बड़ा मुट्ठी होता है उतना ही बड़ा हार्ट होता है कि नहीं? जितना बड़ा मुट्ठी होता है उतना बड़ा हार्ट होता है। ठीक है, because of the both oxygen and carbon dioxide have to be transported by the blood, the heart has different chamber to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। ठीक है, देखिए हार्ट का काम होता है कि पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाना और पूरे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को ले आना। देखिए होता क्या है कि इसीलिए हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड दोनों क्या रहता है? सेपरेट रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड सेपरेट रहता है और सेपरेट रखने के लिए हमारे हार्ट में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं? 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और 2। ठीक है, ये 4 चेंबर क्यों होता है? तो to prevent the oxygen rich blood from mixing with the blood containing carbon dioxide। मतलब हमारे एक साइड का ब्लड में ऑक्सीजन होते हैं और दूसरे साइड का ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड को ऑक्सीजन वाला ब्लड से मिक्स होने के लिए रोक देता है। और रोकने के लिए क्या चाहिए होता है? तो सेपरेट सेपरेट चेंबर लागे होते हैं, सेपरेट सेपरेट चेंबर होते हैं। आइए, the carbon dioxide rich blood has to reach the lungs for the carbon dioxide। देखिए the carbon dioxide rich blood has to reach lungs for the carbon dioxide to be removed and oxygenated blood from the lungs has to be brought back to the heart। बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को समझने के लिए आपको सीधे चलना पड़ेगा। हम लोग का प्यारा सा डायग्राम में चलना पड़ेगा। पहले ये वाला डायग्राम तो सबको ना पता है ना? तो पहले देखिए इस डायग्राम में हम क्या बोल रहे हैं। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है डायग्राम ये। देखिए दी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज टू रीच द लंग्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव्ड। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को हार्ट से लंग्स में जाना पड़ेगा। कहां पे जाना पड़ेगा? टू बी रिमूव्ड। देखिए ये आपका हार्ट है, क्या है? हार्ट है। हार्ट में आपको कौन सी ब्लड दिख रहा बताइए? CO2। ये CO2 वाला ब्लड को आपको ले जाना पड़ेगा कहां पे? लंग्स, ताकि लंग्स से उसको क्या किया जा सके? बाहर निकाल जा सके। यानी कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से लेके कहां पे रिमूव करना पड़ेगा? लंग्स के थ्रू रिमूव करना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, इतनी बात याद रहेगा। उसके बाद देखिए and the oxygenated blood from the lungs has to brought back to the heart। और ऑक्सीजन रिच ब्लड को क्या करना पड़ेगा? फिर से हार्ट में लाना पड़ेगा।
फिर से लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कहाँ पे आ जाएंगे, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके हार्ट में ले आएंगे, और फिर से हार्ट से कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में। तो वही चीज लिखा हुआ है कि फिर से वो कहाँ पे चला गया, ये देखिए यहाँ पे फिर से क्या बोलेंगे, दिस ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड इज देन पम्प टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। उसके बाद ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम लोग क्या करेंगे, पूरे बॉडी में भेज देंगे। ठीक है, इतना दूर का मतलब समझ में आएगा क्या, इतना दूर का मतलब हार्ट का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को लंग्स में ले जाएंगे, लंग्स से बाहर चला जाएगा, और फिर से लंग्स ऑक्सीजन को पकड़ेगा और लेके कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा, और हार्ट से जब निकलेगा तो पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, वी कैन फॉलो दिस प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। We can follow this process step by step. ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से, फ्रॉम द लंग्स कम टू द थिन वॉल्ड अपर चेम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम। बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। अगर इस डायग्राम को हम अगर फिर से देखें तो लंग्स से जो आता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, देखिए ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से आता है, और कहाँ पे आता है बोलिए तो लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरा बॉडी में। ठीक है, चलिए वही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से कहाँ से, लंग्स से कहाँ पे जाएगा बोलिए तो टू द थिन वॉल। अच्छा, थिन वॉल कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो अपर चैम्बर में थिन वॉल देखने मिलता है, अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं या फिर लेफ्ट ऑरिकल बोलते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगा कि नहीं। द लेफ्ट एट्रियम क्या काम करता है, रिलैक्स व्हेन इट कलेक्ट द ब्लड। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स हो जाता है जब ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, देखिए जब हम बोलते हैं ना कि आपके पास एक प्लास्टिक है, आप बोलेंगे हाँ है, उसमें पानी भरना है, तो हाँ आप अगर प्लास्टिक को दबा देंगे तो क्या उसमें पानी घुसेगा, नहीं, आप जैसे जैसे पानी डालेंगे उस प्लास्टिक को फैलाना पड़ेगा, है कि नहीं, रिलैक्स करना पड़ेगा, तब जाके पानी उसके अंदर धीरे धीरे आटेगा, है कि नहीं। सेम चिप जब लेफ्ट एट्रियम में खून घुसता है, ब्लड घुसता है, तो उस समय धीरे धीरे लेफ्ट एट्रियम क्या होता है, रिलैक्स होता है। क्या होता है, रिलैक्स होता है, यानी फैल जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इट देन कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये सिकुड़ जाता है। अच्छा, लेफ्ट एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे चला जाएगा। while द नेक्स्ट चैम्बर द लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होगा, धीरे धीरे रिलैक्स होगा कि नहीं होगा, यानी जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किया उसी समय लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा था, रिलैक्स हो रहा था। जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ रहा था तो लेफ्ट वेंट्रिकल फैल रहा था। जब ऊपर वाला सिकुड़ेगा तो ब्लड को दबा के कहाँ पे डाल देगा, लेफ्ट वेंट्रिकल निचला वाला हिस्सा में डाल देगा। सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर्ड टू इट, तो ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, तो बोलेंगे ब्लड आपका कहाँ पे चला जाएगा, तो बोलेंगे ब्लड आपका एट्रियम से कहाँ पे चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। ब्लड एट्रियम से कहाँ, मतलब जब लेफ्ट एट्रियम सिकुड़ रहा था उस समय वेंट्रिकल खुल रहा था, तो लेफ्ट एट्रियम का सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, मजे की बात, तो बॉडी में जाएगा। यहाँ पे वाल्व लगा होते हैं, जैसे ये सिकुड़ेगा का ब्लड बैक फ्लो नहीं करेगा, ब्लड सीधे आगे निकल के जाएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको जो देखने के लिए मिलेगा, व्हेन द muscular left ventricle contract in its turn, the blood is pumped out the body। देखिए जब लेफ्ट वेंट्रिकल, कौन वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड निकल के कहाँ पे चला जाएगा,
पूरे बॉडी में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे जब लेफ्ट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो यहाँ से तेजी से ब्लड निकलेगा और कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ जाता है, तो कम्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड comes from the body to the upper chamber of the right, that is the right atrium as it relaxes। उसके बाद पूरे बॉडी का ब्लड, किसका ब्लड, पूरे बॉडी का ब्लड। देखिए उसके बाद ये पूरे बॉडी का ब्लड धीरे धीरे आके कहाँ पे घुस जाएगा, राइट एट्रियम में घुसेगा। जब राइट एट्रियम में घुसता है उस समय राइट एट्रियम रिलैक्स होता है। क्या होता है, रिलैक्स होता है, फैलते जाता है। राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, जब ये फैलेगा, अगर राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे एक दरवाजा रहता है, वो खुल जाता है और ब्लड कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल पे चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, वेंट्रिकल पे। ठीक है। वही चीज लिखे हैं यहाँ पे, देखिए एनसीईआरटी में, एज द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगा, जब राइट वेंट्रिकल सिकुड़ेगा, द कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर, द राइट वेंट्रिकल, देखो सर यहाँ पे देखिए, एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, राइट एट्रियम मतलब राइट साइड का अपर चेम्बर, मतलब जब ये राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस समय ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, यानी उस समय वेंट्रिकल क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना और रिलैक्स मतलब फैल जाना। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल सिकुड़ जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए राइट वेंट्रिकल सिकुड़ जाएगा। ठीक है। As the right atrium contract, the corresponding lower chamber that is the right ventricle क्या करेगा, आपका डायलेट हो जाएगा, है ना। This transfer the blood to the right ventricle, और यही रीजन होता है कि जितना राइट एट्रियम में ब्लड था वो कहाँ पे चला जाएगा, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा ब्लड, यानी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आपका ब्लड चला जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, when intern pump it to the lungs for oxygenation, उसके बाद since the ventricle have pump, उसके बाद जब फिर से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से अगर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उस समय ब्लड कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी लंग्स में जाके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा, फिर से ऑक्सीजन को ले लेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे बात होती है, इस जगह पे फ्लिप ला रहा था, राइट साइड में यहाँ पे जो दरवाजा रहता है, क्या रहता है, इस दरवाजा को खुलने या बंद करने के लिए 3 गो ढकना रहता है, 3 गो कोभार टाइप का ढकना रहता है। ठीक है। उसको हम लोग राइट साइड में ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वाल्व। देखिए होता क्या, देखिए ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो ये जो दरवाजा रहता है, यहाँ पे जो दरवाजा रहता है, इस दरवाजा में 2 गो दरवाजा रहता है, लेफ्ट साइड में 2 गो और राइट साइड में कितने गो, 3 गो। राइट साइड में 3 गो, लेफ्ट साइड में 2 गो, और इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं CUSPID, ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं बाइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं,
बाइकास्पिड वाल्व। ये जो बाइकास्पिड वाल्व होते हैं, यहाँ पे 2 को पर्दा टाइप का रहता है, फ्लिप टाइप का कवर रहता है, और इसमें 3 को फ्लिप टाइप का कवर रहता है। इसको हम लोग ट्राइकास्पिड वाल्व किधर रहेगा, राइट साइड में, और बाइकास्पिड वाल्व किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में, ताकि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे तो ब्लड पीछे तरफ ना वापस चला जाए, हमेशा आगे तरफ चला जाए। ठीक है, क्या इतनी बात याद रहेगा? उसके बाद देखिए, since ventricle have to pump blood into various organ। वेंट्रिकल का जिंदगी में काम क्या है, जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ब्लड तो पूरे बॉडी में ले जाना पड़ेगा। ब्लड को पूरे बॉडी में ले जाने के लिए दे हैव थिकर मसल्स, और उसी के लिए वेंट्रिकल का जो मसल्स होता है वो क्या होते हैं, थिक होते हैं। कैसे होते हैं, थिक होते हैं। हम ओरिकल और वेंट्रिकल, एट्रियाडो, देन दी एट्रियाडो, एट्रिया के कंपैरिजन में वेंट्रिकल का मसल्स क्या होते हैं, मोटा मोटा होते हैं। यानी ये जो आपका हार्ट था, ये जो हार्ट दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वेंट्रिकल का ऊपर तरफ कितना पतला पतला और नीचे तरफ क्या है, मोटा मोटा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल को मोटा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल पंप करेगा और ब्लड को पूरे बॉडी में फैला देगा। तो जब पूरे बॉडी में ले जाना होता है, पूरे बॉडी में ले जाने के लिए बहुत जोर से पंप करना पड़ेगा, है कि नहीं? क्योंकि खाया पिया शरीर चाहिए, मोटा तगड़ा चाहिए, तभी तो पूरे बॉडी में भेज पाएगा। नहीं तो इतनू पतलू से रहेगा, पंप करेगा, फट जाएगा। अरे भाई ये दिल में टूट गया, और अक्सर इस उम्र में दिल तो टूटता ही है जिसका वेंट्रिकल का वाल पतला रहेगा। तो क्या पतला रहने से पूरे बॉडी में क्या ब्लड पंप कर पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो इसीलिए वेंट्रिकल का वाल कैसा होते हैं, कैसा होते हैं, मोटा होते हैं। ठीक है, valves ensure the blood does not flow backward when the atria or ventricle contract। जब एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब एट्रिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, तो ब्लड पीछे तरफ ना चला जाए, पीछे तरफ ना चला जाए। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि जब एट्रिया या वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पीछे तरफ ना चला जाए, इसीलिए वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है? वाल्व। ये दिख रहा ना, इस जगह पे वाल्व लगा होता है, इस जगह पे वाल्व लगा होता है। राइट साइड में ट्राइकास्पिड वाल्व होता है और लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड वाल्व होता है। क्या इतनी बात याद रहेगा? उसके बाद देखिए, ऑक्सीजन एंटर द बॉडी इन द लंग्स, ऑक्सीजन एंटर द बॉडी इन द लंग्स। देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन हम लोग का लंग्स में घुसता है और लंग्स से चला जाता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हार्ट में चला जाता है, हार्ट से फिर पूरे बॉडी में जाता है, बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर से हार्ट में आता है, हार्ट से फिर से लंग्स, और लंग्स से बाहर। ठीक है, देखिए द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप द ऑक्सीजनेट एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। देखिए एक राइट साइड का ब्लड और एक लेफ्ट साइड का ब्लड, एक राइट साइड का ब्लड और एक लेफ्ट साइड का ब्लड। ठीक है, देखिए है क्या चीज, ये वाला वाल को देखिए, हालांकि ये वेंट्रिकल का वाल को हमको मोटा देना चाहिए था, क्योंकि वेंट्रिकल का वाल क्या होता है, मोटा होता है कि नहीं? चलिए इधर सुनिए, ये वाला जो दीवार है आपका, ये दिख रहा ना, ये वाला दिख रहा, ये दीवार यहाँ से वहां बंद है। मतलब क्या लेफ्ट साइड का ब्लड राइट साइड में और राइट साइड का ब्लड लेफ्ट साइड में जा पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं जा पाएगा। इसका मतलब है ना कि राइट साइड का ब्लड हमेशा राइट साइड में रहेगा और राइट साइड से ही बॉडी में जाएगा। यानी हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड कभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स नहीं होगा। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे कि देखिए दी सेपरेशन ऑफ द राइट साइड, राइट साइड को सेपरेट करके रखना और लेफ्ट साइड को सेपरेट करके रखना। देखिए दी सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड
of a heart is useful to keep the oxygenated and the deoxygenated blood from mixing. Deoxygenated blood को mix होने देने से क्या करता है, वो रोकता है, deoxygenated blood को mix होने देने से रोकता है, ठीक है। Such separation allows a highly efficient supply of oxygen to the body. और जिसके कारण एक तरफ अगर सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा तो जो बॉडी में जाएगा तो सिर्फ ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे मिक्स कर देते ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो दिक्कत होता कि नहीं, तो काम सही से नहीं हो पाता। इसीलिए जब बॉडी में जाएगा तो सिर्फ क्या जाएगा, ऑक्सीजन ही जाएगा। This is useful in animal that have a high energy needed such as the birds and mammals. और ये बर्ड्स और मैमल्स के लिए, बर्ड्स और मैमल्स के लिए जरूरी होता है, क्योंकि बर्ड्स और मैमल्स को ज्यादा एनर्जी का जरूरत होता है और ज्यादा एनर्जी बनाने के लिए बॉडी में ज्यादा फूड और ज्यादा ऑक्सीजन जाना है। फूड और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है तभी तो आपका एनर्जी बनता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो बॉडी में जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी बनेगा। इसीलिए हम लोग एक तरफ सिर्फ ऑक्सीजन रखते हैं और वो पूरे बॉडी में भेजते हैं ताकि पूरे बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई हो पाए और ज्यादा से ज्यादा क्या बने, एनर्जी बने। which constantly uses energy to maintain their body temperature. आपका मैमल की बात करें, बर्ड्स की बात करें तो उनका बॉडी हमेशा गर्म रहता। अभी भी आप सब टच करके देखिए आपका बॉडी कैसा रहेगा, गर्म रहता। आपका बॉडी कैसा रहता, बोलिए, गर्म रहता है कि नहीं। तो ये गर्म कैसे है, क्योंकि आपका बॉडी में एनर्जी बन रहा है। एनर्जी कैसे बन रहा है, क्योंकि फूड खाने के बाद आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन हर एक सेल में जा रहा है जहाँ पे रेस्पिरेशन हो रहा है और आपका बॉडी में एनर्जी बन रहा है। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंटिन्यूअसली आपका बॉडी में चल रहा है। तो बात ये है इन एनिमल दैट, हाँ, आपका जो मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इनका बॉडी का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली एनर्जी का सप्लाई जरूरी है, जो कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई होगा तो ही उतना ज्यादा एनर्जी बन पाएगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग का हार्ट में ऑक्सीजन को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने नहीं दिया जाता। In mammals that do not use energy for this purpose, the body temperature depend on the temperature in the environment. Such animal like the amphibians and और many reptiles have three chambered heart. देखिए अगर कभी कभी क्या होता है ना कि अगर किसी तरह सिर्फ ऑक्सीजन बॉडी में सप्लाई नहीं हो पाएगा, यानी अगर हार्ट में किसी तरह ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड मिक्स होता है और अगर मिक्स्ड ब्लड पूरे बॉडी में जाता है तो उस केस में प्रॉपर तरीके से आपका एनर्जी नहीं मिल पाएगा, यानी एनर्जी नहीं बन पाएगा, क्योंकि बॉडी में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं जा रहा, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ साथ क्या जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगा, तो प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगा, तो पूरी तरह से बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन नहीं रख पाएगा। और वैसा एनिमल क्या होगा ना कि उसका बॉडी टेम्परेचर बाहर का एटमोस्फेयर डिसाइड करेगा। बाहर में गर्मी, बॉडी के अंदर गर्मी, बाहर में ठंडा होगा, बॉडी के अंदर भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और ऐसा एनिमल को हम लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ठीक है। द टॉलरेंस एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। देखिए एंड टॉलरेट द मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेट एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम। देखिए और ये क्या करते हैं, देखिए जब अगर रेप्टाइल की बात करते हैं ना तो उसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। किसकी बात करते हैं, रेप्टाइल। रेप्टाइल में आपको 3 चैम्बर की हार्ट देखने के लिए मिलेगा। कैसे 3 चैम्बर्ड की हार्ट, तो देखिए उसका ना क्या रहेगा, एक ओरिकल और दोनों मिक्स होके ये वेंट्रिकल बन गया। क्या बन गया, मतलब समझ लीजिए कि ये देखिए
हम अगर देखेंगे ना तो ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट ओरिकल हो जाएगा और ये एक वेंट्रिकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेंट्रिकल। इसका मतलब आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि ये देखिए, ये एक चेम्बर हो गया, ये एक चेम्बर, एक चेम्बर, यहाँ पे आपको 3 चेम्बर हार्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्या देखने मिल रहा है? हाँ, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में, ठीक है। लेकिन एक रेप्टाइल को, रेप्टाइल किसकी बात करते हैं? रेप्टाइल एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल और एम्फीबियंस में कितने आपको एम्फीबियंस में आपको कितने चैम्बर का हार्ट देखने के लिए मिलेगा बताइए तो? 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने मिलेगा। कितने चैम्बर्ड? 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलेगा। अगर 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलता है तो 2 गो ऑरिकल रहेगा और एगो क्या रहेगा? 2 गो ऑरिकल और एगो वेंट्रिकल देखने के लिए मिलेगा। 2 गो ऑरिकल और एगो वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल और एगो वेंट्रिकल देखने मिलेगा। और इसमें क्या करता है कि इसका जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है ये पंप करता है। क्या पंप करता है ना? मिक्स्ड ब्लड। क्या ब्लड पंप करता है? मिक्स्ड ब्लड। जब मिक्स्ड ब्लड पंप करता है उसमें CO2 प्लस O2 दोनों क्या रहता है? मिक्स रहता है, जिसके कारण डू नॉट प्रोड्यूस एनफ एनर्जी। जिसके कारण क्या होता है कि ज्यादा एनर्जी आपका नहीं बन पाता। डू नॉट प्रोड्यूस, हाँ, प्रोड्यूस मच एनर्जी, ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाता है। जब ज्यादा एनर्जी नहीं बनेगा तो डू नॉट मेंटेन, क्या मेंटेन नहीं कर पाएगा? डू नॉट मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर। क्या मेंटेन नहीं कर पाएगा? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाएगा। जब बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाएगा ऐसे एनिमल को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल। और इस एनिमल की बात करते हैं तो ये नेचर के हिसाब से उन लोग हाइबरनेशन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? हाइबरनेशन कर जाएगा या फिर एस्टिवेशन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एस्टिवेशन कर जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि ज्यादा अगर कोल्ड हो जाएगा एटमोस्फेयर में, ठंडा के दिन में उन लोग सो जाएगा, मिट्टी के अंदर घुस जाएगा, मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगा और जब तक ठंडा बाहर में रहेगा तब तक छुप जाएगा बिल के अंदर। एस्टिवेशन की मतलब अगर ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा, वार्म एटमोस्फियर होगा तो उस केस में भी गर्मी को सह नहीं पाएगा तो बिल के अंदर छुप जाएगा और गर्मी को पार करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगा? बिल के अंदर छुप जाएगा। अभी देखते हैं ना अप्रैल मई महीना में, जून में जब बहुत ज्यादा धूप होता है तो बाहर में एक भी आपको मेढक देखने के लिए नहीं मिलेगा। कहाँ चला गया है? तो बोलेंगे उन लोग अपना एडवर्स कंडीशन को पार करने के लिए बिल के अंदर छुप गया है, गर्मी को पास करने के लिए, ठीक है। जैसे एक बार बारिश होगा, बिल उल में पानी घुसेगा तो फिर उन लोग क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, जिल्दा रहता है उन लोग के अंदर, वो एडेप्टेशन है, पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन कर देता है, ओवरऑल रिएक्शन को स्लो डाउन कर देता है और बिल के अंदर चुपचाप रहता है। तो जिंदा बिना खाए पिए भी उतना दिन उन लोग रह जाएगा। देखते हैं ना हम लोग दिन में कितना बार खाते हैं? 3 बार 4 बार खाते हैं, लेकिन रात में कितना बार खाते हैं? 1 बार। क्यों भाई दिन में 4 बार, रात में 1 बार क्यों? क्योंकि रात में हम लोग ज्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है ना। उसके बाद 1 बार खा के सो गए तो सुबह तक भी भूख नहीं लगेगा, ठीक है। सुबह इतना जल्दी कौन खाता? 8-9 बजे 10 बजे का तब खाना खाते हैं कि नहीं? तो क्यों भाई रात में इसलिए भूख कम लगता है क्योंकि हम लोग ज्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, बॉडी स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। वही कंडीशन किसके साथ होता है? तो बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल के साथ होता है। जब कोल्ड ब्लडेड एनिमल ठंडक से बचने के लिए सो जाएगा तो उसको हम लोग हाइबरनेशन बोलेंगे, और जब गर्मी से बचने के लिए जब छुप जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन कर जाएगा। क्यों उसका कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं? क्योंकि बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाता है। क्यों बॉडी में ज्यादा एनर्जी नहीं बन पाता है? क्योंकि पूरे बॉडी में मिक्स्ड ब्लड जाता है, ठीक है। मिक्स्ड ब्लड क्यों जाता है? क्योंकि 3 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, एक तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड और एक तरफ से ऑक्सीजन, दोनों आके सेम चैम्बर में घुस जाता है, जिसके कारण दोनों में ब्लड क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, ठीक है। और एक चीज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सेप्शन आता है। क्या आता है? बात करते हैं तो ये एक्सेप्शन में आपका जो आएगा क्रोकोडाइल। क्या है?
CROCOD। क्रोकोडाइल जो होता है ये आपका ये आपका है रेप्टाइल। क्या है? रेप्टाइल है, लेकिन इसमें आपको फोर चेम्बर्ड हार्ट देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्रोकोडाइल में आपको कितने चेम्बर हार्ट देखने के लिए मिलेंगे? 4 चेम्बर हार्ट देखने मिलेंगे। क्या इतनी बात याद रहेगा? क्रोकोडाइल आपका रेप्टाइल है, बट कितने चेम्बर का हार्ट देखने मिलेगा? 4 चेम्बर वाला हार्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपकी, देखिए फिशेस की अगर बात करते, बताइए फिशेस क्या है? रेप्टाइल है कि एम्फीबियंस है? एम्फीबियन है। रेप्टाइल है कि एम्फीबियन है? मैमल्स है। फिशेस मैमल्स है। मैमल्स उसको बोलते हैं जो माँ का मिल्क पीता। फिश कब से माँ का दूध पीने लगा? बचा ले, देवा रे देवा उठा ले, हमको नहीं। इन सब एक्वेटिक एनिमल होते हैं, मतलब सिर्फ पानी में होते हैं। ठीक है, मैमल्स वो होते हैं जो सिर्फ माँ के दूध पीते हैं, उसको मैमल्स बोलते हैं। और एम्फीबियंस वो बोलते हैं जो जमीन और पानी दोनों में रहता है। एक्वाटिक उसको बोलते हैं सिर्फ जमीन में रहता है। और रेप्टाइल्स उसको बोलते हैं जो चलने के दौरान उसका पेट जमीन पे टच करता है, उसको हम लोग रेप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, जो रेंगता हुआ चलता है ना, जो रेंगता हुआ चलता है ऐसा करके उसको रेप्टाइल्स बोलते हैं ना। चलिए, फिशेस ऑन द अदर हैव ओनली टू चेम्बर्ड ऑफ देयर हार्ट। हार्ट का 2 ही चेम्बर है। 2 चेम्बर में क्या क्या रहेगा? तो 2 चेम्बर की बात करते हैं तो एक ओरिकल और वन वेंट्रिकल। किसमें? फिशेस में। फिशेस मतलब मछली में। फिशेस मतलब मछली में कितने चेम्बर का हार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा? फिशेस में आपको 2 चेम्बर का हार्ट देखने मिलेगा। कितने चेम्बर का? 2 चेम्बर का। एक ओरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। एक ओरिकल, दूसरा वेंट्रिकल। and the blood is pumped to the gills. Blood is pumped to the gills, is oxygenated there and passes directly to the rest of the body. Thus, blood goes only once through the heart in the feces during one cycle. ठीक है, one cycle passes through the body. देखो, हम लोगों ने क्या जानते हैं ना कि जब इंसान में आपको डबल सर्कुलेशन देखने मिलता है। कितने बार? मतलब ब्लड का एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ब्लड कितने बार हार्ट में घुसता है इंसान का? तो बोलेंगे 2 बार। ठीक है, लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, फिर से बॉडी से कहाँ जाएगा? हार्ट, उसके बाद जाएगा कहाँ पे? लंग्स में। इसका मतलब एक कंप्लीट सर्कुलेशन में इंसान में ब्लड 2 बार हार्ट में जाता है, लेकिन मछली में 1 बार जाता है। मछली में कितने बार जाता है? 1 बार जाता है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ये किसका हार्ट है? देखिए, ये देखिए, आपको यहाँ पे जो दिख रहा मछली का हार्ट दिख रहा, ये हार्ट पंप द डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द जिल्स। ये डिऑक्सी, एक ओरिकल एक वेंट्रिकल, एक ओरिकल एक
वेंट्रिकल, वेंट्रिकल सीधे ब्लड को पंप करके कहां पे भेज देगा, तो बोलेंगे जिल्स में। ऑक्सीजन एडेड टू द ब्लड एट जिल्स, ऑक्सीजन, ये देख रहा, जिल्स में ऑक्सीजन चला गया, ब्लड में क्या चला गया, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन लेने के बाद, ऑक्सीजन लेने के बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में। और जैसे पूरे बॉडी में चला जाता है, वहां पे रेस्पिरेशन होने के बाद, क्या होने के बाद, उसके बाद आपका CO2 बनेगा कि नहीं। देखिए ऑक्सीजन इज डिलीवर्ड टू द टिश्यू, उसके बाद जैसे काम हो जाता है CO2, कौन से ब्लड, CO2, पूरे बॉडी से CO2 लेके फिर से आएगा कहां पे, हार्ट में। हार्ट में आता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और हार्ट पंप हमेशा कौन सी ब्लड करता है मछली में, मछली का हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड निकलता है। कौन से ब्लड निकलता है, और जब हार्ट पंप करता है तो हार्ट जब पंप करता है तो ब्लड कभी हार्ट से निकल के बॉडी में नहीं जाता, हार्ट से निकल के कहां पे जाता है, जिल्स में जाता है। कहां से जाता है, हार्ट से जब निकलेगा तो वो जिल्स में जाएगा, जिल्स में ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेके सीधे कहां जाएगा, बॉडी में। और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहां पे आएगा, हार्ट में। हार्ट जब पंप करेगा तो फिर कहां पे जाएगा, जिल्स में। जिल्स में ऑक्सीजन लेके कहां जाएगा, बॉडी में। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके कहां आएगा, हार्ट में। हार्ट पंप करेगा तो कहां जाएगा, गिल्स में। गिल्स में जाके ऑक्सीजन लेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा और ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा, ऑक्सीजन लेगा, और ऑक्सीजन लेके पूरे बॉडी में जाएगा। पूरे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेके हार्ट में आएगा, और हार्ट से कहां जाएगा, गिल्स में। वहां पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा, यहाँ को बाहर निकाल देगा, और क्या चीज ले लेगा, अंदर ले लेगा। क्या इतनी बात याद रहेगा, मतलब मछली में आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है। मछली में क्या देखने के लिए मिलेगा, सिंगल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। क्या इतनी बात याद रहेगा, बड़ी आसान है कि नहीं। उसके बाद देखिए, on the other hand it goes through the heart twice during each cycle in the vertebrate, this is known as the double circulation। इंसान में वर्टिब्रेट, जिसका वर्टिब्रेट वो एनिमल होते हैं जिसका बैकबोन होते हैं, है ना, हम लोग का, हम लोग जैसे। देखिए मछली का भी बैकबोन होते हैं, लेकिन मछली एक्वाटिक एनिमल है। हम लोग का डबल सर्कुलेशन होता है। कितने सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन। मतलब एक बार हार्ट से ब्लड निकलेगा तो कहाँ पे जाएगा, मतलब हार्ट से निकल के जिल्स में जाए, मतलब लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर हार्ट में आएगा, हार्ट से बॉडी में जाएगा, फिर बॉडी से हार्ट में आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग का इंसान में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, बोलिए, डबल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मछली में आपको सिंगल सर्कुलेशन देखने के लिए मिलता है। क्या देखने मिलता है, सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, क्या इतनी बात याद रहेगा, रहेगा कि नहीं, बोलिए। ये वाला एक आपका, देखिए ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, अगर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, द फोर्स एंड द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ द वेसल कॉल्ड द ब्लड प्रेशर, कि आपका वॉल कितना प्रेशर दे रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपका जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो कितना जोर से ब्लड वेसल्स में प्रेशर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। कभी देखते हैं जब पाइप से मोटर में पानी लगाते, पानी फेंकाते हैं, ठीक है ना, जब मोटर लगाते हैं तो मुंह से पानी निकलता है कि नहीं मशीन का, तो पाइप में कितना प्रेशर रहता है पानी का, तो उसको हम लोग बोलते हैं पानी का प्रेशर। उसी तरह जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो ब्लड वेसल्स में कितना ब्लड का प्रेशर रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन द आर्टरीज देन इन वेन। ये जो प्रेशर होता है कहाँ पे ज्यादा रहता है, तो बोलेंगे आर्टरीज में ज्यादा रहता है और वेन्स में कम रहता है। आर्टरीज में ज्यादा रहता है और वेन्स में कम रहता है। क्यों ऐसा होता है, तो उसको समझने से पहले हमको ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए आर्टरीज किसको बोलेंगे, वेन्स किसको बोलेंगे, ठीक है, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो उसको समझ लेते। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम अगर इस डायग्राम को देखेंगे, देखो जो हार्ट में ब्लड लेके आएगा उसको हम लोग वेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो हार्ट से ब्लड लेके जाता है उसको आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में कौन कौन हार्ट में ब्लड लेके आ रहा, तो बोलेंगे ये हार्ट में ब्लड लेके आ रहा है, इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे वेन। और कौन हार्ट में ब्लड लेके आ रहा, देखिए ये भी हार्ट में ब्लड लेके आ रहा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेन्स बोलते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। होगा क्या कि देखिए वेन, जो वेन लंग्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, जो वेन लंग्स के साथ जुड़ा हुआ रहेगा उसके लिए नाम देते हैं पल्मोनरी। क्या बोलते हैं, तो ये जो वेन देखिए लंग्स से जुड़ा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पल्मोनरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो ये वाला पाइप का नाम हो जाएगा पल्मोनरी वेन। ये हो गया आपका वेन, ठीक है। उसके बाद जो ब्लड हार्ट से लेके निकलता है, जो हार्ट से लेके ब्लड निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ये भी आर्टरी हो गया, और ये भी क्या हो गया, हार्ट से लेके निकल रहा है, ये भी आर्टरी है। तो ये भी जो ये आर्टरी है जो लंग्स से जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगा। ये जो है ये आपका क्या है, बोलिए, आर्टरी। आपको पता है सबसे मोटा वाला आर्टरी जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके निकलता है उसको हम लोग का एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, इतनी बात याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। एओर्टा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एओर्टा। क्या बोलेंगे, एओर्टा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बात याद रहेगा, ये हो गया एओर्टा, ये हो गया आपका वेन। अच्छा पता है ना सबसे मोटा वाला जो वेन होता है उसको हम लोग वेना केवा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन। ऊपर से आएगा कुछ वेन तो उसको सुपेरियर वेना केवा बोलते हैं, और नीचे से जाएगा उसको हम लोग इंफेरियर वेना केवा बोलते हैं। इसको मतलब हम लोग वेना केवा भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, वेना केवा, ठीक है। चलिए, ये इतनी बात अगर याद हो जाएगा तो हम बोलेंगे ना कि जब हार्ट से ब्लड निकलता है, हार्ट से जब ब्लड निकलता है तो वो प्रेशर से निकलता है, तो इस प्रेशर से ज्यादा निकलता है जिसके कारण प्रेशर को सहने के लिए इसका इसका जो वाल होता है वो मोटा होता है ना, क्योंकि ऐसा ना हो इतना जो से दिल धड़क करके किया और ब्लड तेजी से निकला और ब्लड वेसल से टूट गया तो दिक्कत है। इसीलिए ब्लड वेसल्स कैसे होते हैं, मोटा होते हैं। कैसे होते हैं, मोटा होते हैं, ठीक है। इधर देखिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, हाँ ये तो हो गया। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे ये वाला, हाँ। तो देखिए यहाँ पे आर्टरी और वेन, बताइए किसकी मोटा रहेगा, बताइए प्रेशर किसमें ज्यादा रहता है, आर्टरी में कि वेन में, आर्टरी में प्रेशर ज्यादा रहेगा। वेन का क्या होता है ना, वेन आराम से पूरा बॉडी से रिलैक्स होकर धीरे धीरे आएगा, क्योंकि पूरे बॉडी में कोई थोड़ी प्रेशर लगा रहा है, नहीं ना, लेकिन हार्ट में प्रेशर देके भेज रहा है। इसीलिए हार्ट से जब निकलता है तो प्रेशर से निकलता है, बट जब आता है तो उतना ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, ठीक है। तो ये आर्टरी में आपका प्रेशर ज्यादा रहता है, इसमें आर्टरी में प्रेशर ज्यादा रहेगा और इसमें प्रेशर कम रहेगा। The process of blood, the pressure of blood inside the artery during ventricular systole contract is called the systolic pressure, and pressure in artery during the ventricular diastole relaxation is called the diastolic pressure। देखिए जो प्रेशर की बात करते हैं, कभी डॉक्टर को सुने हैं लब और डब, ऐसा सब ना कभी अपना जीवन काल में देखे ही होंगे। किसी का हॉस्पिटल जाते हैं सबसे पहले इस तरह का चेक होता है। यहाँ पे क्या चीज का चेक होता है, ब्लड प्रेशर का चीज होता है, चेक होता है। क्या होता है, ब्लड प्रेशर का चेक होता है। ब्लड, द प्रेशर ऑफ द ब्लड, द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देखिए उससे पहले इसको देखिए, होता क्या है, दिस
pressure much greater in the arteries than in the vein. The pressure of blood inside the artery, आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा? ज्यादा रहेगा। आर्टरी के अंदर प्रेशर ज्यादा रहेगा क्योंकि हार्ट से पंप करके ब्लड को निकाला जाता है। आर्टरी में प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, सिस्टोल वर्ड का मतलब होता है सिकुड़ना, सिकुड़ना का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब मेरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये वेंट्रिकल हो गया, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक तरफ से ब्लड निकल के लंग्स में जाएगा, तो दूसरी तरफ से ब्लड निकल के कहाँ पे जाएगा? बॉडी में जाएगा। एक तरफ से निकल के लंग्स में जाएगा तो दूसरी तरफ से निकल के बॉडी में जाएगा। क्या इतनी बात याद रहेगा? बड़ी आसान है। जब हार्ट से निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब इस पे प्रेशर आपका ज्यादा रहेगा, और उस प्रेशर का नाम हम लोग देते हैं, उस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? मतलब वेंट्रिकल का सिकुड़नी के टाइम का जो प्रेशर होगा आर्टरी में, उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और उसके बाद प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन इज कॉल्ड द डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए उसके बाद देखिए क्या होगा कि जब ये हार्ट सिकुड़ रहा होता है तो तेजी से ब्लड इसका प्रेशर इसमें जाएगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद धीरे धीरे फैल रहा है। क्या हो रहा? फैल रहा है। इसका मतलब ये दरवाजा बंद हो जाएगा, दरवाजा बंद हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये दरवाजा बंद होगा, ये दरवाजा खुल जाएगा, है ना। तो जब ये धीरे धीरे सिकुड़ रहा था तो ये दरवाजा तो बंद हो गया, ये सिकुड़ रहा तो ये खुला हुआ है, ये दरवाजा बंद है, मतलब अब इसमें ब्लड नहीं निकल रहा। तो नहीं निकल रहा इसका मतलब क्या? ये रिलैक्स हो गया। इस समय रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होगा उस समय आर्टरी में जितना प्रेशर रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर। ये जब तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ब्लड इसमें लेके निकलेगा तब का प्रेशर सिस्टोलिक। जब इसमें ब्लड नहीं लेके निकलेगा, ये दरवाजा बंद हो जाएगा, तब का प्रेशर का क्या बोलेंगे? सिस्टोलिक। मतलब पहले वाला सिस्टोलिक और बाद वाला डायस्टोलिक होगा। क्या होगा? डायस्टोलिक। ठीक है, सॉरी। इधर देखिए, तो इसका मतलब क्या है? The pressure in the artery during the ventricular relaxation is diastole. वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तब जो आर्टरी में प्रेशर रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। द नॉर्मल डायसिस्टोलिक प्रेशर इज, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm ऑफ Hg। और यही चीज आपका 80/120 लिख देता है ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद। मतलब जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तब जो ब्लड वेसल्स में आर्टरी में प्रेशर रहेगा वो प्रेशर आपका होगा 120। जब हार्ट रिलैक्स करेगा, यानी जब आपका आर्टरी से ब्लड नहीं निकल रहा होता है, उस समय जो आर्टरी में आपका प्रेशर रहेगा उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक, जिसका वैल्यू 80 होता है। ये होता है सिस्टोलिक और ये किसका होता है? डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वही चीज आपका दिखाया हुआ है, ये डायग्राम है। प्रेशर, द ब्लड प्रेशर 120/80 ऐसा लिखा हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसा लिखा देते हैं, ऐसा लिख। देखिए ब्लड प्रेशर 120/80, 120 का मतलब क्या होता है? सिस्टोलिक प्रेशर होता है, और 80 का मतलब डायस्टोलिक प्रेशर होता है। रबर कप इन्फ्लेटेड विथ सॉरी एयर से यहाँ पे आर्टरी क्लोज हो गया, 120 दिख रहा है यहाँ पे। प्रेशर काट ऑफ अबव 80, यहाँ पे देखिए प्रेशर काट ऑफ बिलो 120, 100 बिलो से प्रेशर काट ऑफ बिलो 80, यहाँ पे 80 आ गया। देखिए साउंड ऑडिबल इन स्टेथोस्कोप, इस साउंड स्टॉप, यहाँ पे साउंड सुनाई देता है, यहाँ पे साउंड सुनाई नहीं देता है। मतलब लब डब दो तरह का आवाज सुनाई देता है। देखिए होता क्या, लब और डब, जो डॉक्टर आपका धड़क धड़क सुनता है ना, वो ये वाला आवाज सुनता है। कौन वाला पता है?
कि जब ये वेंट्रिकल जब सिकुड़ेगा तो ये वाला दरवाजा खुलेगा और ये वाला दरवाजा बंद होगा। तो ये जो बंद होने का दरवाजा का दवा आवाज होता है वो तो सुनता है। जब ये मतलब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ये वाला खुल जाएगा और उस समय ये वाला बंद होगा, तो दूसरी बार वो ये वाला आवाज सुनता है। ठीक है, तो एक होता है लब, एक होता है डब। ठीक है, यही आवाज यहाँ पे उसको सुनाई देता है। मतलब एक बार ये वाला दरवाजा बंद होने का आवाज सुनाई देता है, दूसरी बार ये वाला दरवाजा बंद होने का उसको आवाज सुनाई देता है। और वही स्टेथोस्कोप लगा के डॉक्टर क्या करते हैं, आपका सुनते हैं। क्या इतनी बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक बचा है, ये बचा है ब्लड वेसल्स और लिम्फ। तो ब्लड वेसल्स की अगर बात करते हैं तो एनसीईआरटी का लाइन तो आप ये समझ लेंगे, क्योंकि अभी हमने बताए कि जो हार्ट से ब्लड लेके निकलेगा उसको क्या बोलते हैं, आर्टरी, और जो हार्ट में ब्लड लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, वेन्स। और हर एक सेल के पास पतला पतला जो ब्लड वेसल्स होता है उसको हम लोग ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरी। देखिए, आर्टरीज आर दी ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी दी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। जो हार्ट से लेके पूरे बॉडी में ब्लड जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हार्ट से लेके पूरे बॉडी में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी बोलेंगे। Since the blood emerge from the heart under the high pressure, जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर से निकलता है। The arteries have थिक, इसीलिए आर्टरी का वॉल क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, मोटा होना चाहिए। आपका पता है ना, वेंट्रिकल भी आपका मोटा होता है, वेंट्रिकल से ही आर्टरी जुड़ा हुआ है, तो वो भी पाइप क्या होता है, मोटा होता है। ठीक है, और ज्यादा इलास्टिक होता है। क्या होता है, कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा। आप लोग पानी नहीं पिए, अभी 4 लीटर अभी शरबत बना के देंगे ना, 5 लीटर पी दीजिएगा, 4 लीटर देखते हैं ना, पीने वाला सब ताड़ी पी रहा तो पी रहा, मतलब 2-3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर पी दिया। अब देखिए उतना ब्लड तो बॉडी में ना जाएगा, अगर उतना चला गया तो समझ लीजिए कि ब्लड का प्रेशर, ब्लड वेसल्स में प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो प्रेशर हाई हो जाएगा, तो उसको फिर फैलना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा इलास्टिक होता है। क्या होता है, वेन्स क्या करता है, कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। अलग अलग बॉडी का ऑर्गन से ब्लड लेके कहाँ पे आते हैं, हार्ट में आते हैं। अलग अलग ऑर्गन से ब्लड लेके कहाँ पे आते हैं, हार्ट में आते हैं। कौन कौन आते हैं हार्ट में, तो बोलिए कौन आते हैं, वेन्स। जो पूरे बॉडी का कलेक्ट करके हार्ट में लेके आता है उसको क्या बोलते हैं, वेन। हार्ट से लेके जाते हैं उसको आर्टरी, हार्ट में जो लाते हैं उसको वेन, ले जाते हैं उसको आर्टरी, जो लाते हैं उसको ले जाते हैं उसको, गुड। चलिए, दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर द प्रेशर। जब पूरे बॉडी में आता है खून तो उस समय ब्लड उतना प्रेशर में नहीं रहता, जिसके कारण उसको ठीक होने का जरूरत नहीं होता, इसीलिए वेन्स जनरली क्या होते हैं, पतले होते हैं। इंस्टेड दे हैव valve that ensure that the blood flow only in one direction। और इसीलिए यहाँ पे भी आपका, इसको हम लोग सेमिल्यूनर वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमिल्यूनर वाल्व। यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा वाल्व, यहाँ वाल्व, यहाँ वाल्व, यहाँ 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 सब जगह पे आपको वाल्व लगा हुआ दिखेगा, ताकि ब्लड पीछे ना फ्लो करे। ठीक है, एनसीईआरटी में अभी हम लोग का वाल्व का नाम दे के नहीं रखा है। On reaching the organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with the cell. With all the individual cells, the smallest vessels have wall which are one cell thick and are called the capillaries। देखिए, कैपिलरीज जो होता है पूरे बॉडी का हर एक सेल के सामने पतला पतला ब्लड वेसल्स होता है, और उन ब्लड वेसल्स एक सेल मोटाई होता है जो आसानी से ब्लड का ऑक्सीजन को सेल में और सेल का कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में ट्रांसफर कर सके। उतना पतला पतला ब्लड वेसल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड कैपिलरीज। क्या बोलते हैं,
ब्लड कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड द सराउंडिंग सेल टेक्स प्लेस अक्रॉस द थिन वॉल, द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द वेन्स दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट ऑर्गन, अवे फ्रॉम द हार्ट ऑर्गन, हार्ट से देखिए क्या बोलते हैं, द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वेन एंड कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, ठीक है। देखिए और बहुत सारा ब्लड कैपिलरी फिर से चारों तरफ से ब्लड को कलेक्ट करके ला के किस में डाल देगा, वेन में डाल देगा, यानी ब्लड कैपिलरी धीरे धीरे क्या बन जाएंगे, वेन बन जाएंगे, ठीक है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो सेम चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। ये देखिए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इसके में देखिए schematic representation of the transport and the exchange of oxygen and carbon dioxide, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। होता क्या, ये सारे देखिए लंग्स के अंदर ब्लड कैपिलरी दिख रहा, और ये कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के अलावा ये बॉडी के अंदर पतला पतला ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो सीधे ऑक्सीजन ला के सेल में डाल देगा, सेल का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है। ये आपका हार्ट दिख रहा है, जो हार्ट से ब्लड लेके निकलता है, सबसे मोटा आर्टरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं, यानी ये आपका लेफ्ट ओरिकल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, राइट ओरिकल हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा तो कहाँ पे चला जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा, पूरे बॉडी में ये सबसे मोटा आर्टरी है जिसके कारण उसको एओर्टा बोलते हैं। उसके बाद ये आर्टरी हो गई, पूरे बॉडी में ब्लड कैपिलरी एक्सचेंज करेगा, पूरी बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेके फ्रॉम बॉडी से कहाँ पे चले जाएंगे, इधर से, हाँ भेना केवा बोलते हैं, सबसे मोटा वाला भेन को भेना केवा बोलते हैं, वो कहाँ पे डाल देगा, राइट ओरिकल, राइट ओरिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जब निकलेगा तो पल्मोनरी आर्टरी उसको लेके कहाँ पे चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स से वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्या इतनी बात याद रहेगा, ये डायग्राम बड़ी आसान है कि नहीं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। देखिए प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, बोलिए, खून को थक्का जमाना होता है कि नहीं। What happen if the system of tube develops a leak? Think about the situation when we are injured and start bleeding naturally. Loss of blood from the system has to be minimized. The additional leakage would lead to loss of pressure, which would reduce the efficiency of the pumping system. To avoid this, the blood has platelet cell which circulate around the body and plug these leak by helping to clot the blood at this point of injury। देखो क्या होता है ना कि जहाँ पे इंजुरी हो जाता है, कट जाता है, उस जगह पे आके प्लेटलेट्स अपने आप को जाल टाइप का बना के फंसा देते हैं, जहाँ पे क्या होता है, ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है, यानी खून का थक्का जम जाता है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है कि जब ब्लीडिंग होता है वहां पे खून को रोकने के लिए क्या कर लेते हैं, थक्का जमा लेते हैं, ठीक है। यानी प्लेटलेट्स वो होते हैं जो आपका खून को बहने से रोकता है जब आपका इंजरी हो जाती है, जब आपका कहीं पे चोट लग जाता है। क्या इतनी बात याद रहेगा? रहता है, कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, कुछ देर बाद खून का थक्का जमेगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। लिम्फ जो होता है एक अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या होता है, ये जनरली फैट को कैरी करते हैं, किसको कैरी करते हैं, फैट को, ठीक है। देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन, जैसे प्लाज्मा सारा चीज लेके जाता था, प्लाज्मा टाइप का ही और एक चीज लिक्विड आपको देखने मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द लिम्फ, और इसी को हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। लिम्फ बोलते हैं या फिर टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू फ्लूइड का मतलब ये दो सेल के बीच में, बहुत सारा सेल के बीच में आपको पानी लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। लिम्फ आपको ये दो सेल के बीच में देखने मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टिश्यू
फ्लूइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। थ्रू द पोर present in the wall of the capillaries, some amount of plasma, protein and blood cells escape into the intercellular space in the tissue to form the tissue fluid or the lymph। देखिए, टिश्यू इंटरस्टिशियल वार्ड का मतलब क्या होता है पता है? दो सेल के बीच का जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल। हाँ, इंटरस्टिशियल या इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं, दो सेल के बीच का जगह। ये एक सेल है, ये एक सेल है। कभी कभी क्या होता है ना, ये एक ब्लड वेसल्स है। क्या है? ये एक ब्लड वेसल्स है। ये एक ब्लड वेसल्स है। इस ब्लड वेसल्स से कभी कभी ना पिचक के, इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, पिचक के कुछ पानी टाइप के मटेरियल आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? और उसमें क्या रहते हैं? तो बोलते हैं कुछ अमाउंट में प्लाज्मा आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? प्लाज्मा रहता है, कुछ प्रोटीन रहता है और कुछ ब्लड सेल्स रहता है। ब्लड सेल्स का मतलब जनरली व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना। कभी कभी क्या है ना कि मान लीजिए यहाँ पे एक बैक्टीरिया घुस गया, उसको मारना है, तो ब्लड वेसल से व्हाइट ब्लड सेल पिचक के निकल जाएंगे। आप इसको मारेंगे, पकड़ेंगे और लेके फिर से पाइप में क्या कर जाएंगे? घुस जाएंगे। कभी कभी ये पाइप बन, ये यहाँ का फ्लूइड बन के इन लोग खुद, ये पानी से खुद एक दूसरा पाइप बन जाता है, जिसको हम लोग लिम्फ वेसल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए, escape into the intercellular space, ब्लड वेसल से इंटरसेलुलर स्पेस में आ जाता है। और इंटरसेलुलर मतलब होता है दो सेल के बीच में, जिसको टिश्यू बोलते हैं, और वो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है। और टिश्यू फ्लूइड को ही हम लोग क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिम्फ। इट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ द ब्लड। ब्लड में जैसे पहले हम लोग प्लाज्मा देखे थे, वैसा ही ये है, लेकिन ये कलरलेस होता है एंड कंटेन लेस प्रोटीन। इसमें प्रोटीन की अमाउंट क्या रहेगा? कम रहेगा। उसमें ज्यादा रहेगा, इसमें प्रोटीन क्या रहेगा? कम रहेगा। ठीक है। लिम्फ ड्रेन इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेस। देखिए, ये क्या करेगा ना कि धीरे धीरे आपका क्या कर देगा? लिम्फेटिक कैपिलरीज का मतलब होता है पतला पतला जो ब्लड वेसल्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। तो दो सेल के बीच का पानी कभी कभी एक विशेष पाइप से जाता है, उसको हम लोग लिम्फ कैपिलरीज बोलते हैं या फिर लिम्फ वेसल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, इंटरसेलुलर which join to form a large lymph vessel। ये जाके किसी और एक पाइप में जुड़ेंगे तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? फिर ये लिम्फ वेसल्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको हम लोग? लिम्फ वेसल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिम्फ वेसल्स। दैट फाइनली ओपन इनटू लार्ज वेन्स। और ये जाके फिर से कहाँ पे? तो यही वाला लार्ज वेन में जाके क्या हो जाएंगे? फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है। Lymph carries the digested and the absorbed fat from the intestine and drain excess fluid from the extracellular space back to the blood। दो सेल के बीच में अगर ज्यादा पानी हो गया है तो इसको तुरंत लेके ब्लड ड्रेन आउट करके ब्लड वेसल्स के थ्रू बाहर निकाल देंगे। और रही बात इसकी, तो ये किस में हेल्प करेंगे? तो बोलेंगे लिम्फ क्या कैरीज करता है? डाइजेस्टेड फूड जो आप लोग खाते हैं, उसमें जो तेल वाला पार्ट होता है, चर्बी वाला पार्ट होता है, फैट वाला पार्ट होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और ड्रेन दी एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम। हाँ, इसको क्या करता है कि कैरी करके लेके जाता है। आपका बॉडी में हम बोलेंगे फैट को कौन कैरी करके लेके जाता है? तो बोलेंगे लिम्फ कैरी करके लेके जाता है। कौन कैरी करके लेके जाता है? लिम्फ। लिम्फ कैरीज द डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। आपका खाना में जो फैट रहता है वो जो पच जाता है, सड़ जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद जो फैट आपका ब्लड में चल जाता है, ब्लड में कौन उसको पकड़ के लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है। कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है। कौन लेके जाता है? लिम्फ। क्या इतनी बात याद रहेगा? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग के ये सारे टॉपिक खत्म हो जाते हैं। और ये चैप्टर देखिए, यहाँ पे आपका कुछ लिखा हुआ है। देखिए, व्हाई प्रिवेंट द मिक्सिंग। हम लोग का डबल चेम्बर का हार्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। बताइए, डबल सर्कुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? डबल सर्कुलेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
दोनों को मिक्स होने से रोकता है, और जिसके कारण एंश्योर द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसके कारण बॉडी में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जा पाता है, और जिसके कारण ये सपोर्ट करता है हाई एनर्जी नीड, हम लोग को ज्यादा एनर्जी नीड है, इसको सपोर्ट करता है। क्यों ज्यादा एनर्जी नीड है? टू मेंटेन दी क्या, टू मेंटेन दी बॉडी टेम्परेचर, है कि नहीं? बॉडी के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने के लिए हाई एनर्जी का जरूरत होता है, और उस हाई एनर्जी तभी बनेगा जब हार्ट के अंदर आपका दोनों ब्लड अलग अलग रहेगा, है कि नहीं? ऑक्सीजन वाला अलग और कार्बन डाइऑक्साइड वाला अलग, ठीक है। अच्छा बताइए, आपका मछली में कितने चैम्बर का हार्ट देखने के लिए मिलता है? 2। यहाँ पे आपका क्या देखने मिलेगा? सिंगल सर्कुलेशन देखने मिलता है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल में कितने चैम्बर का हार्ट देखने मिलता है? 3। और यहाँ पे ब्लड जो होता है ना वो पार्शियली मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या देखने के लिए मिलता है? अगर बर्ड्स या ममल्स की बात करते हैं तो बर्ड्स और ममल्स में 4 चैम्बर होता है, जिसमें कम्प्लीटली ब्लड सेपरेट रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग, ठीक है। ब्लड पासेस हार्ट एक बार, जब मछली की बात करते हैं तो ब्लड हार्ट में एक सर्कुलेशन में कितने बार जाता है? मछली में एक बार जाता है, ठीक है। एम्फीबियन में सम मिक्स्ड टॉलरेट, मिक्सिंग टॉलरेट, इसका मतलब एम्फीबियन में मिक्स्ड ब्लड पंप करता है, ठीक है। उसके बाद मैमल या बर्ड में देखने के लिए मिलता है तो कोई ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता, ऑक्सीजनेट डीऑक्सीजनेट, और ये इफेक्टिव सिस्टम होता है, ज्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। तो यहीं पे आज का हम लोग का टॉपिक या लेक्चर खत्म होता है, और उसके बाद हम लोग इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन क्या प्लांट वाला टॉपिक लेके पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज का हम लोग का लेक्चर को खत्म करते हैं, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, थैंक यू सो मच।